कल्पना कीजिए, साल 1947। पूरा एशिया युद्ध, भूख और टूटे हुए सपनों के बीच खड़ा है। एक तरफ इंडिया, 15 अगस्त 1947, आजादी मिली है, लेकिन साथ में बंटवारा, हिंसा, विस्थापन और एक कमजोर अर्थव्यवस्था। करीब 34 करोड़ लोग, साक्षरता 20% से कम, औसत आय बेहद कम। दूसरी तरफ चाइना, 1949, गृह युद्ध खत्म हुआ है, नई सरकार बनी है, करीब 54 करोड़ लोग, गहरी गरीबी, भूख और दशकों की राजनीतिक अस्थिरता। दोनों देशों के पास एक जैसी चुनौतियां थीं, गरीबी, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, कम उद्योग और करोड़ों लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का दबाव। उस समय अगर कोई भविष्यवाणी करता तो शायद ये कहना मुश्किल होता कि आने वाले दशकों में कौन आगे निकलेगा, क्योंकि शुरुआत लगभग बराबर थी। लेकिन कहानी यहीं दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इतिहास सिर्फ संसाधनों से नहीं बदलता, इतिहास दिशा से बदलता है। और भारत और चीन ने एक जैसी शुरुआत के बाद दो बिल्कुल अलग दिशाएं चुनी। भारत ने लोकतंत्र चुना, संविधान चुना, संस्थाएं चुनी, बहस चुनी, धीमी लेकिन स्थिर प्रगति चुनी। चीना ने केंद्रीकृत शासन चुना, तेज फैसले चुने, कड़े एग्जीक्यूशन वाला मॉडल चुना। एक ने कंसेंसस को प्राथमिकता दी, दूसरे ने स्पीड को, और यही पहला बड़ा अंतर था। 1950 और 60 के दशक में दोनों संघर्ष कर रहे थे। भारत डैम्स बना रहा था, स्टील प्लांट्स बना रहा था, संस्थाएं बना रहा था। चीन कृषि सुधार और बड़े पैमाने पर उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। दोनों बढ़ना चाहते थे, दोनों बदलना चाहते थे, लेकिन अलग तरीकों से। फिर आया वो मोड़ जिसने कहानी की रफ्तार बदल दी। साल 1978, देंग शाओपिंग ने चीन की अर्थव्यवस्था के लिए एक नई दिशा तय की। उन्होंने दुनिया के लिए दरवाजे खोल दिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगी, फैक्ट्रीज बनने लगीं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए। शेंजन जैसे शहर, जो कभी छोटे फिशिंग टाउन्स थे, धीरे धीरे इंडस्ट्रियल पावर हाउसेस बन गए। जहां कभी नावें थीं, वहां कंटेनर शिप्स दिखने लगे। जहां छोटे घर थे, वहां फैक्ट्रीज और स्काईलाइंस उठने लगीं। चाइना सिर्फ ग्रो नहीं कर रहा था, चाइना ट्रांसफॉर्म हो रहा था। उसी समय भारत अब भी एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी के भीतर बढ़ रहा था। लाइसेंस राज, हाई इंपोर्ट ड्यूटीज, स्लो अप्रूवल्स, प्राइवेट बिजनेस था, लेकिन सीमाओं के भीतर। फिर 1991, भारत के इतिहास का सबसे कठिन आर्थिक संकट। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लगभग खत्म हो चुके थे। देश मुश्किल से कुछ हफ्तों का इंपोर्ट कर सकता था। स्थिति इतनी गंभीर थी कि भारत को अपना गोल्ड रिजर्व विदेश भेजकर गिरवी रखना पड़ा। एक राष्ट्र के लिए यह सिर्फ आर्थिक संकट नहीं था, यह चेतावनी थी। और यहीं से भारत ने भी अपना रास्ता बदला। मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में रिफॉर्म्स शुरू हुए। मार्केट्स खुले, ट्रेड आसान हुआ, प्राइवेट सेक्टर को जगह मिली, भारत भी दुनिया की ओर खुलने लगा। लेकिन यह एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, चाइना ने यह कदम 1978 में उठाया था, इंडिया ने 1991 में, लगभग 13 साल बाद। और अर्थव्यवस्था में 13 साल बहुत लंबा समय होता है। What most people miss, ये नहीं कि किसने ग्रोथ की, बल्कि ये कि किसने ग्रोथ पहले शुरू की। और फिर दोनों देशों ने तेज ग्रोथ देखी, लेकिन अलग अलग रास्तों से। चाइना दुनिया की फैक्ट्री बन गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, फर्नीचर, टेक्सटाइल्स, एक्सपोर्ट्स। दुनिया का हर बंदरगाह मेड इन चाइना से भरने लगा। इंडिया ने अलग रास्ता चुना, सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, आईटी, आउटसोर्सिंग, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे। भारत दुनिया के लिए कोड लिखने लगा, सॉल्यूशंस देने लगा, बैक ऑफिस ऑपरेशंस संभालने लगा। सेम वर्ल्ड, डिफरेंट मॉडल।
चाइना ने दुनिया के लिए चीजें बनाई, इंडिया ने दुनिया के लिए सर्विसेज। एक कंटेनर शिप्स पर गया, दूसरा फाइबर ऑप्टिक केबल्स पर। आज चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर, ग्लोबल एक्सपोर्ट जायंट। और इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमीज में से एक। अ डिजिटल पावर हाउस, अ सर्विस पावर हाउस, अ राइजिंग मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजर। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। राइट नाउ दुनिया फिर बदल रही है, सप्लाई चेन्स बदल रही हैं, एआई बदल रहा है कि काम कैसे होगा। मैन्युफैक्चरिंग नए देशों की तरफ जा रही है। ग्लोबल कंपनीज चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी अपना रही हैं और इंडिया फिर एक नए मौके के सामने खड़ा है, शायद सबसे बड़ा मौका 1991 के बाद का। अगर इतिहास हमें कुछ सिखाता है तो ये कि देशों की किस्मत एक दिन में तय नहीं होती, वो धीरे धीरे बनती है, नीतियों से, समय से और उन फैसलों से जो उस समय छोटे लगते हैं लेकिन दशकों बाद इतिहास बन जाते हैं। 1947 में दोनों लगभग बराबर थे, फिर रास्ते अलग हुए, फिर गति अलग हुई, फिर दुनिया ने दोनों को अलग नजर से देखना शुरू किया। लेकिन शायद सबसे दिलचस्प बात यह है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि भारत और चीन की तुलना सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, ये भविष्य का सवाल भी है। अगला चैप्टर अभी लिखा जा रहा है और शायद हम सब उसी चैप्टर के बीच में खड़े हैं। फॉर मोर वीडियोज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फिनटून फाइनेंस।